राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी नेशनल डॉक्टर्स डे के अवसर पर आज हम उपस्थित हैं डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय के समीप। डॉक्टर संदीप वार्ष्णेय जो कि एक लोकप्रिय शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इसके साथ साथ आईएमए गाजियाबाद के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके कंधों पर हैं, लेकिन ये हंसते हुए मुस्कुराते हुए सारी जो जिम्मेदारियां हैं उनको डिस्चार्ज करते हैं। आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज और इनकी मुस्कुराहट का राज। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर संदीप, ये बताइए कि ये जो आप शिशु रोग विशेषज्ञ बने, इसके पीछे क्या राज है? आप और जो विभाग हैं उनमें भी जा सकते थे, जहाँ की ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा आकर्षण है, और उनके एवज में शिशु रोग का जो वो है वो थोड़ा सा कम पे करने वाला एक विभाग है। तो आपने शिशु रोग उसको क्यों चुना? देखिए, जो स्पेशलाइजेशन है, मनी हमेशा मैटर नहीं करता। जी आपके इंटरेस्ट पे भी है जी कि आपको क्या इंटरेस्ट है, क्या नहीं है। जी तो बच्चों को ट्रीट करना एक चैलेंज है क्योंकि वो अपने आप से कुछ बता नहीं पाते हैं। आपको हिस्ट्री नहीं होती है, बच्चों को एग्जामिन करना होता है। जी तो एक इंटरेस्टिंग काम है और चैलेंजिंग भी है। जी जैसे हम करना चाहते थे, प्लस जिन दिनों हमने ये अपना एमडी पीडियाट्रिक्स किया, जी उस दौरान में ये स्पेशलाइजेशन था। उसके बाद में इसके आगे और कुछ नहीं था सच। अच्छा। और फादर भी रिटायर होने वाले थे, जी। तो आई वांटेड टू कम। मैं जो है प्राइवेट प्रैक्टिस में जल्दी आना चाहता था। अच्छा। तो मुझे लगा कि शायद मैं अगर पीडियाट्रिक्स करूंगा जी तो करके ये स्पेशलाइजेशन है और इसमें और कुछ आगे ज़्यादा पढ़ने का ना होकर के जी हम जल्दी प्रैक्टिस में आ सकते हैं। जी प्लस वो इंटरेस्ट तो था कि भाई जी। जब बच्चों को ट्रीट करना एक चैलेंज है, उस चैलेंज को मैं चाहता था कि उसे मतलब एक्सेप्ट बच्चों करूं से मेरा और लगाव था। लगाओ। यस। जी। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि वयस्कों की बनस्पत बच्चों को समझना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है? हाँ, ऐसा लगता ज़रूर है। जी और एक बार जैसे अब आप कोई काम शुरू करते हैं या प्रैक्टिस शुरू करते हैं या अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जी तो शुरू के 6 महीने तो शायद लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी फिर धीरे-धीरे जब समझ में आने लगता है तो फिर आपको इंटरेस्ट भी आने लगता है। जी और फिर आपको धीरे-धीरे बात काफ़ी समझ में आने लगती है कि बच्चे की क्या परेशानी हो सकती है, क्या वो कहना चाह रहा है। बिना कहे भी बच्चे के जी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो। जी प्लस हमारी इस ब्रांच में हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जो मदर, फादर या ग्रैंडपेरेंट जो भी बच्चे को लेके आते हैं, जी उनसे हिस्ट्री से बहुत बातें तो वहाँ से निकल के आती है, प्लस जी। एग्ज़ामिनेशन के साथ में। अ, तो समय के साथ-साथ जितनी परेशानी बड़ों में आती है, छोटों में भी उतनी जी ही मान के चलिए। जी। और एक्सपीरियंस के साथ में वो समझ में आने लगता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि शिशु रोग विशेषज्ञ के लिए एक अच्छे मनोवैज्ञानिक का होना डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? हाँ, ये तो ख़ैर मैं बच्चों क्या कोई भी डिपार्टमेंट हो, जी मनोवैज्ञानिक का मतलब है कि आपका जो पेशेंट के साथ जो इंटरैक्शन है, जी वो इंटरैक्शन मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो आपकी बात सुन सके, समझ सके और आप उसकी बात सुन सकें, समझ सकें। जी तो इसीलिए मैंने एक बात कही थी कि जो छोटे बच्चे बड़े बच्चे अपनी बात बताते हैं खुद। जी जी और छोटे बच्चों में यहाँ साइकोलॉजी बच्चे के अलावा उनके पेरेंट्स की भी जी साथ में आती है। जी तो हमारे साथ उन बच्चों के जो उनकी हिस्ट्री है, बच्चों की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और मनोचिकित्सक होना तो हर बेहद ब्रांच में ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी ऐसा नहीं कि बच्चों की ब्रांच में जी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मन से सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जी पाता। जी बिल्कुल। अच्छा, लगभग कितने वर्षों से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? अ, करीब 29.5 साल हो गए मुझे यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस साढ़े करते हुए। 29 साल। अच्छा, एसी साइबाबाद क्षेत्र में। हाँ। और मेरे ख्याल से आप इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं या उन थोड़े डॉक्टरों में से हैं जो यहाँ के अलावा सयाबाद में अपने क्लिनिक में बैठने के अलावा कहीं और प्रैक्टिस नहीं करते? नहीं, मैं डे वन अच्छा से एक ही जगह है, अच्छा बैठने की सिर्फ एक ही जगह है, अच्छा। यहीं पे ओपीडी करता हूँ। इसके अलावा आप किसी हॉस्पिटल वगैरह के पैनल में नहीं है कहीं भी जो? आस-पास जो हॉस्पिटल है उनके पैनल में हूँ। जी। तो जब कोई सिक पेशेंट होता है तो वहाँ एडमिट कर लेते हैं और वहाँ देखते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर संदीप, ये जो हम नेशनल डॉक्टर्स डे मना रहे हैं, नेशनल डॉक्टर डे में मतलब जिनके आदर्शों के लिए हम मनाते हैं इसको, डॉक्टर बीसी राव, डॉक्टर ध्यानचंद राव, वो एक ऐसे डॉक्टर थे कि उन्हें कुछ लोग कहते थे कि भी आधुनिक युग का धन्वंतरी है ये। तो हालांकि उस जमाने में
मेडिकल साइंस हमारा उतना इम्प्रूव नहीं था, लेकिन फिर भी डॉक्टर BC रॉय मिराकुलस तरीके से काम करते थे और कुछ चीज़ें ऐसे करते थे, कुछ चमत्कार ऐसे करते थे जो फॉरेन डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते थे। तो फॉरेन डॉक्टर्स भी उनके कायल थे, बल्कि उनसे सीखने आते थे। तो आज का जो हमारे दिल्ली NCR का जो डॉक्टर है, उसको आप कहाँ पाते हैं इतने दशकों के बाद? जिस समय डॉक्टर BC रॉय अपना प्रैक्टिस करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं, वो बहुत ही ग्रेट फिजिशियन थे रहे, और उन्होंने उनमें मैनेजमेंट की बहुत उसमें उनमें कैपेबिलिटी थी, और इनफैक्ट वो वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे। जी तो जो अपना मेडिसिन का पूरा काम करते हुए चीफ मिनिस्टर भी रहा है, जी तो उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। जी उनके आसपास आना तो जी सबके लिए बहुत बड़ा जी यात्रा, बहुत बड़ी जी यात्रा है जी उनके आसपास भी आना। और नए जो नई आजकल प्रैक्टिस है, उसमें थोड़ा सा अब इन्वेस्टिगेशंस का रोल बढ़ता जा रहा है। जी तो रिसर्च बढ़ी है। और रिसर्च बढ़ी है, दवाइयाँ भी नहीं आई, तो इन्वेस्टिगेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं। जी तो क्लिनिकल एक्यूपमेंट के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन को भी मिला जुला करके देखा जाता है, लेकिन तो थोड़ा फर्क हुआ है। डॉक्टर संदीप, क्या उसके अनुपात में बीमारियां भी नहीं बढ़ी हैं? मतलब खासकर शिशु रोग अगर देखा जाए तो शिशु रोगों में भी तो इजाफा हुआ है उसके। शिशु रोग हर समय के साथ थोड़ा बहुत चेंज होता है, पर शिशु रोग तो अपने हैं, जो जी पहले थे अभी हैं, इन्फेक्टिव डिजीज अभी होती हैं। जी पर पहले इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते थे। जी वो समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारे देश की हालत सुधरी है या हाइजीन की अवेयरनेस बढ़ी है, जी तो वो इन्फेक्टिव डिजीज पहले से काफ़ी कम है। जी जैसे देश अपना प्रगति करता जा रहा है, वो डिजीज तो कम है। मतलब फेटल जो बीमारियां हैं वो कम होती जा रही है धीरे धीरे वो। बात फेटल की नहीं, बात ये बोला है जैसे इन्फेक्टिव डिजीज है, अच्छा जो गंदगी से या उससे जी रिलेटेड है, तो वो जी इस समय के साथ साथ जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, जी इम्यूनाइजेशन बढ़ता जा रहा है। जी इम्यूनाइजेशन नेशनल लेवल पे, प्राइवेट के अलावा सरकारी अस्पतालों में भी बहुत वैक्सीनेशन बढ़ता जा रहा है, पहले से बढ़ता जी जा रहा है। जी तो उससे जो काफी सारी इन्फेक्टिव डिजीज है जो फैलती थी, तो पूरा पूरा गाँव मोहल्ला शहर में जी बीमार होता था, वो अब समस्या पहले से कम है। अच्छा उसके डॉक्टर अलावा अगर मैं बताऊं, तो उसमें कुछ चीजें जो बढ़ती जा रही है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चों में वो कुछ बड़ी है। वो जी कुछ बड़ी हैं, जैसे आप कोई नेट का यूज या मोबाइल जी का यूज है, उससे जी उससे ये मानसिक रोग थोड़े बच्चों में पहले से मैं बढ़े इसी हैं। चीज़ में आना चाह रहा था। दरअसल कोविड 2 के बाद से बच्चों में ओवरवेट होना और अवसाद का होना और चिड़चिड़ापन होना और इसके अलावा और तरह की जो नर्वस जो बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। इस बारे में क्या कहना हाँ, चाहिए? बिल्कुल सही, यही बात मैं कहना चाह रहा था जी कि इन्फेक्टेड डिजीजेस तो कम हुई हैं। जी जितने इन्फेक्शन हुआ करते जी थे, चाहे जी वो हालांकि अभी भी होते हैं, पर उनकी मात्रा पहले से कम कम है। जी लेकिन जो नॉन इन्फेक्टिव डिजीज हैं, जैसे आपने बोला अवसाद या जी डिप्रेशन, या बच्चों में इस जी तरह की परेशानी, या एक ऑटिज्म टाइप का जी स्पेक्ट्रम होता है, वो जिसमें बच्चों बड़ी के है। बिहेवियर में फर्क होता है, जी वो थोड़ा सा पहले बढ़ा है। और कोविड के दौरान तो बच्चों का बाहर निकलना और बच्चों से इंटरेक्शन कम हुआ था, जी और वो मोबाइल में या स्क्रीन टाइम जी उनका ज़्यादा बढ़ गया था, जी तो ये परेशानियाँ कुछ बढ़ी पहले से। क्या आप आपके ऑब्जर्वेशन क्या है कि साहब बच्चों में खासकर कोविड 2 के बाद से ये जो आपसी इंटरेक्शन है चाइल्ड टू चाइल्ड या फिर जो खेल कूद है या जो प्रकृति से जो जुड़ाव है उसमें कमी आई है जिसकी वजह है ये बीमारियों का बढ़ना? ये जब कोविड था तो डेफिनेटली बीमारियाँ बढ़ी, जी पर उसके बाद से जैसे जैसे कोविड का थोड़ा सा प्रकोप थोड़ा कम होता जा रहा है, जी बच्चे फिर से निकलना शुरू हो रहे हैं, जी और ये परेशानियाँ फिर से, और अवेयरनेस अब पहले से फिर बढ़नी शुरू हुई है कि अब हमें बच्चों को बाहर निकालना है, जी और खुद बड़ों को भी बाहर निकालना है। जी तो अब पहले से परेशानियाँ अब कुछ कम होती दिख रही हैं। जी तो अब पहले से मेरे ख्याल से तो अब जो कोविड वाला टाइम से अब थोड़ा बेहतर है। जी अ, दर्शकों के अनुसार समय के अनुसार जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो कम या ज़्यादा होती रहती है बच्चों में। हमारे टाइम में बच्चे जिस तरह से धूल में मिट्टी में खेलकर बड़े हो जाते थे और उन्हें कुछ खास परेशानी नहीं होती थी, बीमारियों से वो अक्सर दूर रहा करते थे। उतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं लेते थे, ज़रूरत नहीं होती थी उन्हें। आजकल के बच्चे हल्की सी उसमें बीमार बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब उसकी ज़रूरत होती है मेडिकल केयर की। तो इसको आप कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं? पहले भी जैसे आप हैं कि पहले वो मिट्टी में खेलते थे, कुछ नहीं होता था, ऐसा नहीं है। जी जो बीमारियाँ हमारी गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, मेनिंजाइटिस है, ये सब उस ज़माने ये में हुआ होती करती थी। थी। जी वो होती थी और बच्चे बीमार पड़ते थे, काफ़ी बुरा बीमार पड़ते थे। जी तो अब आजकल जैसे अगर अवेयरनेस है या बहुत ध्यान रखा जाता है, तो जी बच्चे जो बिल्कुल एक्सपोज नहीं है,
हाँ वो जब थोड़ा एक्सपोज होंगे तो जल्दी बीमार पड़ेंगे, जी और जितना वो आउटडोर बच्चे खेलने को जितना ज़्यादा मिलता रहेगा उतना थोड़ा कम पड़ेंगे। जी तो थोड़ा बहुत तो ध्यान दोनों तरह से रखा है, बैलेंस करके लाइफ चलना पड़ेगा जी कि बहुत ज़्यादा हमें एग्जर्शन भी ना हो जी और बिल्कुल टोटली इनएक्टिव लाइफ भी ना हो। जी। डॉक्टर साहब, आज का जो दौर है, ये कहा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में प्रति 10,000 व्यक्ति में मात्र 5 डॉक्टर अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली ग्रामीण क्षेत्रों में और कम है इनकी संख्या, और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं ये जो छोटा चाप डॉक्टर्स हैं ये उठाते हैं। तो इस बारे में आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? साहिबाबाद में आप इसको किस तरह से देखते हैं, और साहिबाबाद में ये जो अनुपात है इसको आप कहाँ तक सही करते हैं? ये अनुपात है यहाँ पे भी नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिस तरह के हैं जो कि इन्होंने कुछ काम करके अपना सीख के थोड़ा बहुत अपना मेडिसिन दे पाते हैं, जी और शायद हम लोगों की जनसंख्या शायद इतनी ज़्यादा है या डॉक्टर्स का अनुपात थोड़ा कम है, जी इसकी वजह से प्लस एक मनी फैक्टर भी है जी कि भाई जो एक वो जो पुअर एक मजदूर है, जी शायद वो डॉक्टर की फीस 400-500 रुपये नहीं दे जी पाता, या उसको जी लगता है कि मेरे कम पैसे में इलाज हो पाएगा जी और कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो सोचता है कि चल थोड़ा कम उसमें इकोनॉमिकली काम हो जाए तो अच्छी जी बात है, तो उस जी पर जाता है, कुछ ठीक भी होते हैं। जी और पर ये उनके बिहेवियर पे काम करता है कि जो आपके नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, कुछ अगर सिक चीज़ है तो वो उसको रेफर या आगे बता दें कि वहाँ दिखाया, तो काम चलता रहता है। लेकिन बस डॉक्टर संदीप, आप इस चीज़ को तो समझिए कि एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर से हम नीली पीली गोलियां खा करके सालों तक इलाज कराते हैं, हमें लाभ नहीं मिलता है। और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं, कुछ हफ्तों या कुछ दिनों के इलाज से हम ठीक हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो क्वालिफाइड डॉक्टर महंगा होते हुए भी हमें सस्ता पड़ता है। हाँ, ये बात तो खैर सही है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर होगा वो सिर्फ उतना ही इलाज करेगा जिसकी बीमारी है वो जी करेगा। जी और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरह से हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज पहले बढ़ते जा रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, जी तो अब लोगों का रुझान अब धीरे धीरे सरकारी अस्पतालों या सरकारी डिस्पेंसरी की तरफ भी बढ़ने लगा है पहले से। जी तो जो लोअर तबका है, जो इकोनॉमिकली पुअर है, जिनका बहुत अच्छा नहीं है, जी तो वो सरकारी में उनको सुविधाएं पहले से बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती रहेगी तो धीरे धीरे जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर पर जाने का अनुपात कम जी होता जाएगा। जी। डॉक्टर संदीप, आईएमए गाजियाबाद की तरफ से ये जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, इसको बढ़ाने के लिए किस टाइप के अभियान चलाए जाते हैं? और ये जो अपना राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है, इस पे क्या आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम रखा हुआ है जागरूकता के लिए? आईएमए गाजियाबाद की बात करें या आईएमए पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी ब्रांचेस हैं, जी हमेशा सोशल वर्क और अवेयरनेस काम में लगे रहते हैं। जी आप जैसे मान लीजिए हफ्ते में एक या दो कार्यक्रम कहीं ना कहीं किसी गांव, किसी स्कूल या किसी क्षेत्र जहाँ पे पूरे लोग रहते हैं, जी या किसी स्कूल में जाकर के अवेयरनेस कार्यक्रम हमेशा करते आ रहे हैं, अब से नहीं बहुत टाइम पहले से, जी। और वो अभी भी कंटिन्यू है। अच्छा। उसमें चाहे वो बच्चों के हाइजीन, बच्चों के इम्यूनाइजेशन के बारे में, जी या जो यंग गर्ल्स हैं जी उनके हाइजीन और जी वैक्सीनेशन के बारे में, जी या महिलाओं की के बारे में, जी उनकी उनकी परेशानियों के बारे जी में अवेयरनेस, उसके बारे में जी ये प्रोग्राम सालों से चलते आ रहे हैं। जी और डॉक्टर अब एक नया एक और एक प्रोग्राम लॉन्च किया हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल ने, जी जो प्रोग्राम पहले भी था, जी डॉक्टर केतन देसाई के किसी ज़माने में उन्होंने लॉन्च किया था, जी कोविड में थोड़ा वो हल्का पड़ गया था, जी उसको अभी रीलॉन्च किया गया 25 जून को। जी ये ऑल ओवर इंडिया में आईएमए की ब्रांचेस ने हर ब्रांच में एक एक गाँव, कम से कम एक गाँव या दो या तीन गाँव को गोद देने का प्रयास किया है कि उन गाँवों में स्पेशली फोकस रख के वहाँ की जनता को अवेयर किया जाए जी। और उनकी मदद की जाए सब तरह के कामों में। शायद इस प्रोग्राम का नाम रखा गया चलो गाँव की ओर। ये गाँव है आओ गाँव आओ चले, की ओर, अच्छा जी। आओ गाँव चले। आओ गाँव चले हाँ, जी ये प्रोग्राम जी रीलॉन्च किया है, जी। और अभी 25 जून को ये रीलॉन्च हो गया, ऑल ओवर इंडिया स्टार्ट किया गया है। अच्छा तो हम लोग भी अभी एक गाँव हम लोगों ने गोद लिया है उसको, हमने 25 तारीख को ही वहाँ पे एक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया था बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, अच्छा और उसमें उनको अवेयर किया गया इम्यूनाइजेशन और सफाई के बारे में जी और न्यूट्रिशन के बारे में, जी और कुछ जो कुछ समस्याएं थी वहाँ डॉक्टर हमारे साथ बाल रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ थे हमारे जी। साथ, और उनकी समस्याओं को निदान के लिए कोशिश की गई। डॉक्टर संदीप, अभी आईएमए गाजियाबाद में मेंबर डॉक्टर्स कितने होंगे लगभग, इनकी संख्या? अ, करीब 700 के आसपास। 700। और ये अलग अलग जो ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो विभाग हैं, इन सभी के एक्सपर्ट्स हैं, है ना? हम्म।
और ये अलग अलग क्षेत्रों में जाकर काम करते हैं थ्रू सिटी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या इनका अनुपात इतना ही है जितना कि शहरी क्षेत्र में? मेरे ख्याल से नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में जो यहाँ पर है, जी तो यहाँ जो गाजियाबाद, जो हम लोग गाजियाबाद में हैं, जी तो उसमें गाजियाबाद एक डिस्ट्रिक्ट हुआ, फिर जी सिटी हुआ, जी फिर हमारे छोटे छोटे जो जैसे उधर हापुड़ जो हुआ, मोती नगर हुआ, जो कस्बे तो हैं। हाँ कस्बे, तो वहाँ भी वहाँ डॉक्टर्स अलग हैं, तो वो भी अपना उनकी भी सबकी आईएमए, वहाँ के लोग वहाँ के हिसाब से काम करते हैं। जी यहाँ शहर में यहाँ लोग शहर के हिसाब से काम करते हैं। नहीं, गाजियाबाद में जो नगर पालिकाएं हैं या जो तहसील वगैरह हैं या जो कस्बे हैं, क्या वहाँ आईएमए के जो मेंबर डॉक्टर्स हैं उनकी संख्या कुछ कम है शहरों की बनस्पत? नहीं, जो सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, जी उसको उसको उन लोगों को हमेशा एक एक बड़ा सेटअप चाहिए होता है। अच्छा। मान लो कोई कार्डियक सर्जरी है, गैस्ट्रो सर्जरी है, या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जरी वाला काम है, जी तो वो छोटी जगह पे छोटे सेंटर पे नहीं हो सकता। नहीं हो सकता जी। वहाँ पे सुविधाएं सारी चाहिए होंगी, बिल्कुल प्लस सही बात। लीगली भी आपको ये कि अगर सुविधा कम है तो आपने छोटी जगह पे क्यों किया, जी अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है जी तो वो लीगली भी प्रॉब्लम है। जी तो वो जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो तो बहुत छोटी जगह पे नहीं रह सकते, जी तो वहाँ पे तो जनरल फिजिशियन या सर्जन जो होते हैं, अगर कोई वैसे कॉम्प्लिकेट केस होते हैं जी तो उनको शहर की तरफ रेफर किया जाता है, जी उस सेंटर पे किया जाता है जहाँ पे सब सुविधाएं मौजूद हो। जी तो बिना उसके करने में लीगली भी ठीक नहीं है और मरीज के साथ भी जी नाइंसाफी है। जी। अ, एक समय था जब डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता था, आज भी माना जाता है। लोग कहते थे कि भाई ऊपर भगवान और नीचे डॉक्टर, यही जीवन दान करते हैं, जीवन देने के मालिक हैं। तो लेकिन समय के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ी और परिभाषाएं भी बदलती चली गई। तो आज के दौर में एज शिशु रोग विशेषज्ञ आप इसको कहाँ तक सही पाते हैं, जहाँ एक और हमारा सब्सटेंशियल वर्ड है, जो हमारी व्यावसायिक जो चुनौतियाँ हैं वो हैं, और दूसरी तरफ हमारे इमोशंस हैं, हमारी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हैं और हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ भी हैं। तो ऐसे में एक डॉक्टर को आप कहाँ पाते हैं? पहले और अब में थोड़ा ये फर्क एक्चुअली, जो नया जो डेवलपमेंट है, जी जब डेवलपमेंट कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं। जी पहले बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जी तो आदमी जो भी डॉक्टर कर रहा था उसकी पूरा उसको पूरे विश्वास करके चलते थे, डॉक्टर के साथ भी मोस्टली ज़्यादा टच होते थे, जी तो इसलिए जो आप बताना चाह रहे हैं कि आपने इंटरेक्शन तो ज़्यादा अच्छा जी था। जी अब जैसे समय के साथ साथ आपने सब्सटेंशियल बात की, उसके अलावा बहुत तरह की सुविधाएं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह बढ़ गए, जी मॉडलिटीज़ बढ़ गई, इक्विपमेंट्स बढ़ गए इक्विपमेंट्स बढ़ गए। हैं। तो अब डॉक्टर्स के पास भी जैसे कोई बीमारी, किसी के पेट में दर्द हुआ और उसने दवाई दी, जी पहले था कि यार डॉक्टर साहब दीजिए दवाई, देखते कितना आराम आता है, जी और आपने दवाई दी उसको आराम आया, और हो जी सकता है 10 को दी, 10 में से 9 को आराम है, 1 को नहीं गया है। जी तो अब पेशेंट की तरफ भी आता है कि अगर आपके पास मोडेलिटी तो आपने अल्ट्रासाउंड क्यों नहीं कराया, आपने टेस्ट क्यों नहीं कराया। करेक्ट तो जी इट इज बोथ वेज, जो इंटरेक्शन चाहे डॉक्टर का मरीज से, मरीज का जी इमोशनली जो है वो समय के साथ साथ जितनी जितनी जैसे आदमी जी डेवलपमेंट होता है, जी तो कुछ फायदे भी होते हैं कुछ नुकसान भी होते हैं। अपेक्षाएं भी बढ़ती तो हैं। अपेक्षाएं बढ़ती हैं, फिर आजकल बहुत पेशेंट ने नेट पे पढ़ के भी आते हैं जी कि वो जी क्वेरी में ऐसे था तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर भी अपने को जी बचा के भी रखेगा जी और जी मरीज का इलाज भी करेगा। उसके भी रहता है कि मरीज का कम खर्चे में अच्छा इलाज भी हो जाए, उस प्रयास में कहीं कहीं फिर उसे इन्वेस्टिगेट कराने पड़ते हैं, फिर पेशेंट का इतना प्रेशर हो जाता है। ये जो हाफ डॉक्टर्स हैं, आपने बड़ा अच्छा हमें वो किया। ये जो हाफ डॉक्टर्स हैं जो यूट्यूब चैनल और नेट पे देख कर आते हैं और फिर आपसे डिस्कस करते हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि ये कहाँ तक सही है? ये तो बहुत मतलब बहुत अच्छा सा नहीं है। जी आप फिर सोचिए कि हम 10 साल वहाँ मेहनत करके आगे पढ़ के भी जी हमें हर मरीज में का एक इंडिविजुअलाइज, हर जी एक मरीज, हर मरीज नया मरीज होता है, जी उसके लिए हम उस 10 साल की प्रैक्टिस को उसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जी तो वहाँ आप क्या सोचते हैं कि एक दिन में या 2 दिन में आप नेटवर्क पढ़ के आप सारा का सारा निचोड़ निकाल लेंगे। क्योर हो जाएंगे। हाँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। जी तो अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो मैंने वही बताया कि जैसे आपने का विश्वास, पहले तो ये चीज़ें नहीं थी, तो आप सीधा डॉक्टर जो कहता है वही मानता था। जी तो आदमी यहाँ डॉक्टर पे डाउट करता है, जी तो डॉक्टर ने जो बताया उसके अलावा नेट पे भी पढ़ा, और जी नेट पे कोई एक मान लो सिंपल पैरासिटामॉल है, बुखार की दवाई, अगर नेट पे पढ़ेंगे तो उसके कम से कम 10 साइड इफेक्ट्स हैं, जी लेकिन अगर आप उसका हम जुडिशियसली प्रॉपर डोज पे देते हैं तो उससे साइड इफेक्ट नहीं आते हैं। अब वो अगर पेशेंट उसको पढ़ेगा साइड इफेक्ट्स को, फिर तो वो तो परेशान हो जाएगा कि ये क्यों दिया है। जी तो वो नेट पे पढ़ के आकर के डिस्कस करना बहुत अच्छा सा नहीं है। उसी से जो है डॉक्टर और पेशेंट रिलेशनशिप में भी फर्क पड़ता है। जी जी हाँ, अब सही कह रहे हैं बिल्कुल। और शायद समय बीतने के साथ साथ एक और जहाँ
अपेक्षाएं बढ़ी हैं पेशेंट्स की, उसी तरह डॉक्टरों के लिए चुनौतियां भी बढ़ी हैं, क्योंकि पेशेंट जो है वो जानने तो लगा है लेकिन वो कंफ्यूज रहने लगा है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां इकट्ठी करने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि भाई सही जानकारी क्या है। चलिए डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए चलते चलते ये नेशनल डॉक्टर्स डे पर कुछ संदेश आप देना चाहें तो। बस मेरे ख्याल से बस ये है कि डॉक्टर से पेशेंट रिलेशनशिप अच्छा बने। जी अब अपना जो डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो विश्वास के साथ जाएं, जी और डॉक्टर से भी अपेक्षा रहती है कि वो भी अपना उनसे इंटरेक्शन अच्छा रखे, जी। जैसे कि आप जैसे जो बातें हैं छुपी ना रहे, सब बाहर निकल के आए और अपना इलाज अच्छे से कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग है, साधारण मनुष्य है। हाँ, ये बात बता गलती रहे हैं, गलती उससे भी हो भगवान ना सकती माना जाए, है। जी उसे इंसान माना जाए। जी अगर वो अपना प्रयास पूरा करता है, अगर जी 10 पेशेंट देखे हैं, 8 या 9 अच्छे हो रहे हैं, तो एक में कुछ दिक्कत आती है, जी तो वो अपना प्रयास पूरा करेगा। जी वो एक ह्यूमन एरर है या कहीं होता है, या जी प्रयास वो अपना पूरा करता है अपनी तरफ से। जी उसको ये ना माना जाए कि आपने ऐसा क्यों किया, जी। ऐसा ना रखा क्योंकि जाए। डॉक्टर भी आखिर एक इंसान ही होता इंसान है। ही है, भगवान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी आपने दी। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।